अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी उम्मे हानी शेख। और आज की वीडियो में हम लोग एंजाइटी डिसऑर्डर का दूसरा सब डिसऑर्डर डिस्कस करेंगे, दैट इज़ सेलेक्टिव म्यूटिज़म। सो व्हाट इज़ सेलेक्टिव म्यूटिज़म? सेलेक्टिव म्यूटिज़म एक ऐसा सीवियर एंजाइटी डिसऑर्डर है जिसमें इंडिविजुअल कुछ स्पेसिफिक और पर्टिकुलर सिचुएशंस में बोल नहीं पाता। वो सिचुएशन उसका स्कूल हो सकता है कि अगर स्कूल जाएगा तो अपने क्लासमेट से बातें नहीं करेगा, अपनी टीचर से बात नहीं करेगा, या घर पे जो है अपने पेरेंट्स से तो नॉर्मली बात कर रहा है लेकिन अपने सेकंड डिग्री रिलेटिव्स यानी अपने ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर से बात नहीं करेगा, अपने कज़न से बात नहीं करेगा। और इसके अलावा अगर वो फ्रेंड सर्कल में जा रहा है तो अपने फ्रेंड से बात नहीं कर पाता। तो ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें वो वैसे तो नॉर्मल नज़र आ रहा होता है लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ पर वो कंसिस्टेंटली फेलियर होता है, बोल नहीं पाता। ठीक है, अब इसका अकॉर्डिंग टू DSM-5 इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया देख लेते हैं कि वो क्या कहता है। क्राइटेरिया ए के मुताबिक जो सेलेक्टिव म्यूटिज़म डिसऑर्डर में मुब्तला होते हैं लोग, वो कुछ स्पेसिफिक सोशल सिचुएशन में बोल नहीं पाते, कोशिश करते हैं लेकिन कंसिस्टेंटली फेलियर का सामना करना पड़ता है, नहीं बोल पाते। यानी स्कूल जाएंगे तो वही बात, जैसे कि अगर घर में रहेंगे तो अपने पेरेंट्स के साथ तो नॉर्मली बात करेंगे लेकिन अपने दादा दादी कज़न्स के साथ नहीं बात कर पाएंगे। स्कूल जाएंगे अपने फ्रेंड सर्कल से नहीं बात कर पाएंगे। इसके अलावा टीचर से हिचकिचाएंगे बात करते हुए, कोई भी सवाल होगा, कोई भी अपने टेस्ट के बारे में, असाइनमेंट के बारे में, किसी भी किस्म का कोई सवाल होगा तो वो नहीं पूछ सकते क्योंकि वो बोल ही नहीं पा रहे उस सिचुएशन में जैसे बाकी बच्चे नॉर्मली बात कर रहे हैं, राइट। क्राइटेरिया बी क्या कह रहा है कि इस डिस्टर्बेंस की वजह से अब उनकी जो एजुकेशनल और एकेडमिक प्रॉब्लम्स का उन्हें सामना करना पड़ सकता है और सोशल कम्युनिकेशन में उनकी जो है ये डिस्टर्बेंस जो है प्रॉब्लम का बायस हो सकती है क्योंकि वो सोशली किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, सोशल सिचुएशन में जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं लेकिन लोगों से बात नहीं कर रहे हैं। और अगर उन्हें कोई टास्क दिया जाता है कि आके रीडिंग करो तो वो जो है नहीं कर पाते क्योंकि उस सिचुएशन में वो बोल ही नहीं पा रहे, तो वो रीडिंग कैसे करेंगे। तो यानी उनकी जो एकेडमिक लाइफ है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीजेस हो रही होती है, उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो रही होती है इस एंजाइटी की वजह से। क्राइटेरिया सी कहता है कि अगर ये डिस्टर्बेंस बच्चे के अंदर तकरीबन 1 मंथ से है, यही सिम्टम है अगर उसके अंदर, तो उसकी वो फिर जो है सेलेक्टिव म्यूटिज़म का क्राइटेरिया फुलफ़िल करेगा, उसको हम सेलेक्टिव म्यूटिज़म डिसऑर्डर डायग्नोस कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि अगर बच्चा जो है उसका पहला महीना है, अभी वो गया है, नया नया स्कूल गया है और उस दौरान तो ऑब्वियसली कुछ बच्चे इरिटेट होते हैं, नई जगह देख के परेशान हो जाते, रोते हैं, चिड़चिड़ाहट का शिकार हो जाते हैं। तो हम उस दौरान जो उसका फर्स्ट मंथ होता है स्कूल का, तब ये नहीं कहेंगे कि उसको जो है सेलेक्टिव म्यूटिज़म डिसऑर्डर है क्योंकि वो नई जगह है उसके लिए, तो वो बात नहीं करेगा, लोगों से इतना घुलेगा मिलेगा नहीं। लेकिन बाद में आगे चल के अगर उसके साथ ये डिस्टर्बेंस आती है उसकी लाइफ में, उसको ये प्रॉब्लम होता है और फिर वो 1 मंथ तक उसका ड्यूरेशन रहता है, तो फिर हम उसे सेलेक्टिव म्यूटिज़म डिसऑर्डर डायग्नोस कर सकते हैं। क्राइटेरिया डी कहता है कि स्कूल में बोल नहीं पाना या किसी दूसरी सिचुएशन में बोल नहीं पाना, ये बिल्कुल इसका मतलब नहीं है कि उनके पास नॉलेज नहीं है। उनके पास नॉलेज होती है लेकिन वो दूसरों की तरह नॉर्मली बोल नहीं रहे होते, क्लास में हाथ नहीं उठाते, उन्हें डर होता है, बस वो चुप रहते हैं। उनके पास नॉलेज भी होती है, वो सिचुएशन उनके लिए कंफर्टेबल भी होती है लेकिन उनके साथ कोई लैंग्वेज का प्रॉब्लम भी नहीं होता, कोई कम्युनिकेशन डिसऑर्डर भी नहीं होता उन्हें, लेकिन फिर भी वो चुप रहते हैं, वो सिचुएशन में बोल ही नहीं पा रहे। ठीक है, दूसरे बच्चों की तरह नॉर्मली क्लास में हैंड रेज नहीं करते, अगर उनसे कुछ पूछा जाए या कुछ भी अगर जवाब देना हो तो वो नहीं करते। वो ज़्यादातर अपने नॉन वर्बल बिहेवियर्स यूज़ करते हैं, लाइक पॉइंट आउट कर देना या जो है हेड जो है अपना अप डाउन करके अपने जवाब दे देते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। ओके, क्राइटेरिया ई के मुताबिक सेलेक्टिव म्यूटिज़म डिसऑर्डर के जो सिम्टम्स हैं वो किसी दूसरे डिसऑर्डर की वजह से नहीं होनी चाहिए क्योंकि कम्युनिकेशन डिसऑर्डर में जो इंडिविजुअल मुब्तला होते हैं वो बेसिकली बोल नहीं पाते क्योंकि उनके साथ लैंग्वेज का, स्पीच का प्रॉब्लम होता है, वो अल्फाज सही से अदा नहीं कर सकते, इसलिए वो मुख्तलिफ़ किस्म की सोशल सिचुएशन में जो है चुप रहते हैं। लेकिन सेलेक्टिव म्यूटिज़म डिसऑर्डर में वो घर में नॉर्मली अपने पेरेंट्स से बात कर रहे होते हैं लेकिन बाकी कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पर वो बोल नहीं पा रहे होते। तो ये 2 अलग अलग डिसऑर्डर है, तो ये डिसऑर्डर या ये सिम्टम्स किसी दूसरे डिसऑर्डर की वजह से नहीं होने चाहिए। ओके, देन वी हैव एसोसिएटेड फीचर्स ऑफ सेलेक्टिव म्यूटिज़म डिसऑर्डर। वो जो सेलेक्टिव म्यूटिज़म डिसऑर्डर का शिकार होते हैं उनमें कुछ और सिम्टम्स भी देखे जा सकते हैं, फीचर्स भी देखे जा सकते हैं। वो ये कि ये बच्चे बहुत ज़्यादा शाइनीज़ होते हैं, इनमें शाय बहुत ज़्यादा होते हैं, एक्सेसिव शाइनीज़ होती हैं, शर्माते हैं, अनफेमिलियर लोगों से, अनफेमिलियर प्लेसेस से दूर रहते हैं, अवॉइड करते हैं। इसके अलावा इनके अंदर फियर ऑफ सोशल एम्बैरेसमेंट बहुत ज़्यादा होता है। अगर मैं बोलूँगा तो लोग जो है मजाक बनाएंगे, ये एंजाइटी, ये फियर बहुत ज़्यादा होंगे, लोग क्या कहेंगे, मुझे नेगेटिवली जज किया जाएगा, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इनमें होती है।
वर्ड्स बहुत होते हैं इनके दिमाग में, बोलना भी चाह रहे होते हैं लेकिन सिर्फ डर रहे होते हैं, बोल नहीं पाते। इनके पास नॉलेज भी भरपूर होती है, लेकिन बाकी बच्चों की तरह नॉर्मली क्लास में हैंड रेस करके जवाब नहीं देते। क्यों? क्योंकि इनके अंदर सोशल फेयर बहुत ज़्यादा होता है, सोशल एम्बेरसमेंट का जो फेयर है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसी वजह से ये आहिस्ता आहिस्ता सोशली आइसोलेट हो जाते हैं। उस सोशल सिचुएशन में बैठे तो होते हैं लेकिन उनसे उसके साथ डिसकनेक्ट होते हैं एक तरह से। स्कूल में होंगे, बैठे होंगे, लेकिन उन तमाम तरह लोगों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ बात नहीं करेंगे, उनसे अवॉइड करेंगे, अकेले बैठे होंगे, चुप लगा के बैठे होंगे, ठीक है, दूर बैठे होंगे। इसके अलावा क्लिंगिंग बिहेवियर, ऐसे बच्चों का अपने पेरेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा क्लिंगिंग बिहेवियर होता है, ठीक है, उनसे दूर नहीं जाते वो, क्योंकि वो उनके साथ ही कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। इसके अलावा माइल्ड अपोजिशनल बिहेवियर, ये बच्चे बहुत ज़्यादा जो है अपने पेरेंट्स की तरफ अपोजिशनल बिहेवियर शो कर सकते हैं जब इन्हें फोर्स किया जाता है। जब इन्हें किस तरह फोर्स किया जाएगा, यानी इनके पेरेंट्स के साथ इनका इंतहाई क्लिंगिंग बिहेवियर होता है, तो इनके पेरेंट्स इनको फ्रीडम देना चाहते हैं, इंडिपेंडेंटली कहते हैं कि अपनी एक्टिविटीज़ करो, स्कूल जाओ, तो ये या पार्टिसिपेट करो मुख्तलिफ चीज़ों में, लेकिन फिर जब उन्हें फोर्स किया जाता है तो फिर वो बहुत ज़्यादा अपोजिशनल बिहेवियर शो करते हैं अपने पेरेंट्स की तरफ। और यहाँ पे लिखा हुआ है ये डायग्नोसिस जो है अक्सर मतलब सेलेक्टिव म्यूटिज़म अक्सर जो है ओवरलैप हो रहा होता है सोशल फोबिया या सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर के साथ, क्योंकि सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर में भी इंडिविजुअल को यही फोबिया होता है, यही फियर होता है कि मुझे नेगेटिवली इवेलुएट किया जाएगा या लोग मुझ पे हंसेंगे अगर मैं कुछ कहूँगा, कुछ बोलूँगा। तो ये काफ़ी हद तक ओवरलैप हो रहा होता है, लेकिन फिर भी हम देखेंगे आगे कि इसमें और सेलेक्टिव म्यूटिज़म में क्या फ़र्क है, इन दो डिसऑर्डर को किस तरह डिफरेंशिएट किया जा सकता है। प्रिवेलेंस जो है इसका तकरीबन 0.03% से 1% तक है, यानी काफ़ी रेयर है ये डिसऑर्डर। इस डिसऑर्डर का जो ऑनसेट है वो तकरीबन 5 साल की उम्र से पहले होता है, लेकिन इस डिसऑर्डर के बारे में पता कब चलता है, क्लिनिकल अटेंशन में कब आता है, जब वो बच्चा स्कूल जाने लगता है, क्योंकि एक नई सिचुएशन में जब वो एंटर हुआ, फिर वहाँ जाके ये पता चलेगा कि दूसरे लोगों के साथ, अनफेमिलियर पीपल के साथ किस तरह जो है बिहेवियर शो कर रहा है, क्या उनके साथ बात कर रहा है ठीक से, क्या नॉर्मली दूसरे बच्चों की तरह जो है क्लास में बोलता है, जवाब देता है, टीचर से इसका किस तरह का रिलेशनशिप है, और क्या दूसरे बच्चों के साथ खेलता है, तो तब जाके ये पता चलता है कि इसके साथ कोई प्रॉब्लम है या नहीं, ठीक है। उसके बाद कुछ इसके एटियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, यानी वो कॉजेज़ जिनकी वजह से बच्चे के अंदर सेलेक्टिव म्यूटिज़म डिसऑर्डर हो सकता है। नंबर 1 इज़ पर्सनैलिटी फैक्टर। अगर बच्चा का जो पर्सनैलिटी ट्रेट है वो न्यूरोटिसिज्म है, जल्दी परेशान हो जाता है, परेशान इतना हो जाता है कि उसकी चीज़ें हाथ से निकल रही होती हैं, उससे नहीं हो पा रहा होता कुछ, और फिर वो ये समझता है कि लाइक मैं नहीं कर सकता, और फिर वो बहुत ज़्यादा चीज़ों पे ओवर रिएक्ट करता है। तो जो ऐसे पर्सनैलिटी के लोग होते हैं उनमें सेलेक्टिव म्यूटिज़म डिसऑर्डर हो सकता है। और इसके अलावा बिहेवियरल इनहिबिशन, अनफेमिलियर लोगों से, अनफेमिलियर जगहों से जो बच्चे शर्माते हैं या अनकंफर्टेबल फील करते हैं, तो ऐसे बच्चे या अवॉइड कर जाते हैं, तो ऐसे बच्चों में भी ये चांसेस है कि वो आगे चल के सेलेक्टिव म्यूटिज़म डिसऑर्डर अपने अंदर डेवलप कर लें। ओके, नेक्स्ट फैक्टर है एनवायरमेंटल फैक्टर, जिसमें से 2 चीज़ें हैं, पेरेंट्स मॉडलिंग और ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स। ये दोनों चीज़ें किस तरह से जो है सेलेक्टिव म्यूटिज़म डिसऑर्डर कॉज कर सकती है बच्चे के अंदर। तो पेरेंट्स मॉडलिंग में वो पेरेंट्स आ जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, जो कि अपने बच्चों को खुद रोकते हैं कि सोशल सिचुएशंस में ना जाओ। मुख्तलिफ सोशल सिचुएशंस में जाने से हमारे पेरेंट्स ही हमें रोकते हैं, टोकते हैं या डांटना शुरू हो जाते हैं कि तुम किससे पूछ के गए, क्यों गए। तो इससे क्या होता है कि बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है, उसको नहीं पता होता कि फिर सोशल सिचुएशन में जाना कैसे है, कैसे बात करनी है और उनको कैसे डील करना है, लोगों से किस तरह रहना है, उनके साथ कैसे रहना है, राइट। अब जब वो इस कदर रेस्ट्रिक्शंस के बाद अगर वो जाता है किसी नए स्कूल में, नया नया एंटर होता है, और फिर वहाँ पे उसको नहीं पता उसको कैसे डील करना है, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उसको सिखाया ही नहीं ये चीज़, तो फिर ऐसे में क्या होगा कि उसके लिए मुश्किल हो जाएगा उधर लोगों से कैसे बात करनी है, वहाँ कैसे टीचर से बात करनी है, ठीक है, तो उसको नहीं पता होगा, जिसकी वजह से ये एक फैक्टर है जो कि बच्चे के अंदर सेलेक्टिव म्यूटिज़म कॉज कर सकता है। फिर है ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स, वो पेरेंट्स जो कि अपने बच्चों की तरफ बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं या ओवर सेंसिटिव होते हैं, बिल्कुल पैम्पर्ड हो जाते हैं वो बच्चे, और फिर ऐसे बच्चों का अपने पेरेंट्स की तरफ बहुत ज़्यादा क्लिंगिंग बिहेवियर होता है, और जिसकी वजह से वो खुद सोशल सिचुएशन से मतलब कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, राइट। तो फिर ऐसे बच्चे जो है वो फिर अपने पेरेंट्स के साथ ही बातचीत करते हैं, उन्हीं के साथ कंफर्टेबल फील करते हैं बात करते हुए, और बाकी सिचुएशन में जो है वो उन्हें नहीं पता होता कि कैसे डील करना है, कैसे बात करनी है लोगों से। तो ऐसे बच्चों में भी ये फैक्टर है जिनकी वजह से वो सेलेक्टिव म्यूटिज़म का शिकार हो सकते हैं।
फिर इसके बाद आता है जेनेटिक फैक्टर। वही बात कि अगर आपके पेरेंट्स से या आपके बड़ों से जीन्स आ रही है इस तरह की, तो फिर या किसी भी एंजाइटी डिसऑर्डर की, तो फिर आपके अंदर ये डिसऑर्डर कॉज हो सकता है। फिर है न्यूरोबायोलॉजिकल फैक्टर या फिर न्यूरोकेमिस्ट्री, यानी ब्रेन के जो केमिकल्स हैं अगर उनकी सिक्रीशन इम्बैलेंस हो जाए तो इसकी वजह से भी जो है एंजाइटी डिसऑर्डर कॉज हो सकता है। तो उसमें एक ये है नॉरएपिनेफ्रिन जो कि फ़ाइट और फ्लाइट के रिस्पॉन्सेज को रेगुलेट कर रहा है। तो अगर इसकी सिक्रीशन हद से ज़्यादा बढ़ जाए इंडिविजुअल के अंदर तो उसकी वजह से जो है एंजाइटी डिसऑर्डर कॉज हो सकता है। सेरोटोनिन जो कि मूड रेगुलेटर है, और अगर इसकी सिक्रीशन लो हो जाए तो इसकी वजह से जो है एंजाइटी डिसऑर्डर कॉज हो सकता है। और गाबा जो कि बॉडी को रिलैक्स रखता है, काम डाउन रखता है, तो इसकी अगर सिक्रेशन लो हो जाए तो इसकी वजह से भी एंजाइटी डिसऑर्डर कॉज हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास फैक्टर है कॉग्निटिव फैक्टर। कॉग्निटिव फैक्टर्स के अंदर 3 चीज़ें आ रही हैं जो कि रिसर्चेस ये बताती हैं कि ये 3 चीज़ें एंजाइटी डिसऑर्डर कॉज कर सकती है। नंबर 1 है सस्टेन्ड नेगेटिव बिलीव्स। रिसर्चेस ये बताती हैं जो एंजाइटी डिसऑर्डर के पेशेंट्स होते हैं वो उनके जो बिलीव्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हैं। ना सिर्फ वो अपने बारे में बल्कि दूसरों के बारे में भी वर्स्ट पॉसिबल वे में सोच रहे होते हैं। उन्हें लगता है जो भी होगा बस बुरा ही होगा, हद से ज़्यादा बुरा ही होगा, अच्छे के बारे में वो सोचते ही नहीं। ठीक है, यानी कि अगर वो बैठा है कि स्कूल में बच्चा बैठा है तो उसके दिमाग में यही चीज़ें चल रही होंगी कि अगर मैं कुछ बोलूँगा तो लोग मुझ में हंसेंगे। क्यों? क्योंकि मैं बोलूँगा तो गलत ही बोलूँगा, लोग जो है मेरा मजाक बनाएंगे। और ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उसको फियर ऑफ सोशल एम्बैरेसमेंट है। ठीक है, तो उसके इतने पुख्ता बिलीफ हो चुके हैं कि वो अब इसी तरह की चीज़ें सोचता है, वर्स्ट वे में सोचता है। बी ये बताता है परसीव्ड कंट्रोल। परसीव्ड कंट्रोल क्या होता है कि इंडिविजुअल जो कि एंजाइटी डिसऑर्डर का शिकार होते हैं उन्हें लगता है कि चीज़ें उनके हाथ से निकल रही हैं, वो उन पे कंट्रोल नहीं कर सकते, अब वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अब जो है और ऐसा रियलिटी नहीं होती, मतलब कि रियलिटी कुछ होती है और ये सिर्फ ऐसा परसीव कर रहे होते हैं कि अब चीज़ें हमारे हाथ से निकल रही है, और ये पहले से हिम्मत हार जाते हैं, हाथ पाँव इनके फूल जाते हैं और ये बस कहते हैं कि अब नहीं होगा हमसे, तो पहले से बैकआउट कर जाना चीज़ों से। तो ये भी एक फैक्टर है जो कि एंजाइटी डिसऑर्डर का बाइस बनती है। सी हमें ये बताता है अटेंशन टू थ्रेट। जो एंजाइटी डिसऑर्डर के पेशेंट होते हैं वो हमेशा जो है नेगेटिव चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करेंगे एज़ कम्पेयर टू पॉजिटिव। मतलब एक बच्चा वो ये नहीं सोच रहा कि अगर मैं क्लास में बोलूँगा तो हो सकता है कि टीचर मेरी तारीफ़ करें, उसे मेरी जो नॉलेज है वो पसंद आए और वो पूरी क्लास में मेरे लिए तालियां बजवाएं। बजाय ये सोचने के वो हमेशा ऐसा ही सोचेगा कि अगर मैं कुछ बोलूँगा तो टीचर मुझे डांटेगी और जो है सब लोग मुझ पर हंसेंगे और मेरा मजाक बनेगा। मतलब एक हॉरिबल थॉट्स उसके दिमाग में चल रही होती है जिसकी वजह से वो चुप साध लेता है, वो नहीं बोल पाता उस सिचुएशन में। तो ये कुछ फैक्टर्स है, कॉग्निटिव फैक्टर्स, जिसकी वजह से एंजाइटी डिसऑर्डर कॉज हो सकता है। नेक्स्ट वी हैव कल्चरल रिलेटेड डायग्नोस्टिक इशू, यानी कल्चर से रिलेटेड डायग्नोस्टिक इशू क्या आ सकते हैं। तो इसको समझने के लिए एक एग्जांपल है कि अगर एक फैमिली है जो कि पाकिस्तान से बिलोंग करती है और वो यूएस शिफ्ट हो जाती है। अब यूएस की लैंग्वेज से वो लोग वाकिफ़ नहीं है कि वहाँ किस किस्म की लैंग्वेज बोली जाती है। तो आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि अब उन्हें वहाँ रहना है तो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ की लैंग्वेज वो सीखेंगे और फिर क्योंकि उनके लिए ज़रूरी है वहाँ के लोगों से वो इंटरेक्ट करेंगे तो वो उसी लैंग्वेज में बात करेंगे। लेकिन जब वो सीख लेते हैं और फिर उनसे जो है नॉर्मली बात करना शुरू हो जाते हैं, जब वो लोगों से इंटरेक्ट करते हैं तो उसी लैंग्वेज में बात करना शुरू हो जाते हैं, सो दैट्स ओके। लेकिन अगर सीखने के बाद भी बच्चा जो है सोशल सिचुएशन में या वहाँ के दूसरे बच्चों के साथ बात नहीं कर रहा उनकी लैंग्वेज में और बिल्कुल चुप है। क्यों चुप है? इसलिए नहीं कि उसको वो लैंग्वेज नहीं आती, उसको लैंग्वेज आती है, लेकिन वो इसलिए चुप है क्योंकि वो डर रहा है कि अगर मैं कुछ बोलूँगा तो मुझसे जो है मुझ पर लोग हंसेंगे, मेरा मजाक बनाएंगे। और इस फियर ऑफ सोशल एम्बैरेसमेंट की वजह से वो नहीं बात कर रहा, तब जाके हम उसे सेलेक्टिव म्यूटिज्म डिसऑर्डर डायग्नोस करेंगे। इस वजह से कभी डायग्नोस नहीं करेंगे कि जो है उसको अगर लैंग्वेज का पता नहीं है इसलिए वो नहीं बोल रहा, तो उस वक्त ये सेलेक्टिव म्यूटिज्म डिसऑर्डर नहीं कहलाएगा। ये सेलेक्टिव म्यूटिज्म डिसऑर्डर तब कहलाएगा कि उसको नॉलेज है पूरी, उसको पूरी ग्रिप है, वो उस लैंग्वेज में बात कर सकता है लेकिन सिर्फ सोशल एम्बैरेसमेंट के डर से बात नहीं कर रहा, तब जाके हम उसे जो है सेलेक्टिव म्यूटिज्म डिसऑर्डर डायग्नोस करेंगे। फिर हमारे पास है कि इस सेलेक्टिव म्यूटिज्म डिसऑर्डर की वजह से इंडिविजुअल की फंक्शनिंग में क्या क्या डिस्टर्बेंस आ सकती है। सोशली वो इम्पेयर्ड हो जाएगा, ऑब्वियसली सोशली इंटरैक्ट नहीं कर रहा, लोगों से बात नहीं कर रहा, तो वो पूरा आइसोलेट हो जाएगा। ठीक है, हम हमेशा परेशान रहेगा, बहुत ज़्यादा फिक्रमंद रहेगा। एकेडमिक इम्पेयरमेंट्स आएगी, क्लास में जब नहीं बोल रहा, अपने क्लासमेट से बातचीत नहीं कर रहा, टीचर से नहीं बात कर रहा अपने असाइनमेंट्स के बारे में, टेस्ट के बारे में और जो है बाकी तमाम चीज़ों के बारे में, यानी अपनी खुद की काम की चीज़ों के बारे में भी टीचर से कम्युनिकेट नहीं कर रहा, तो फिर उसकी एकेडमिक जो लाइफ है वो इम्पेयर्ड हो सकती है, परफॉर्मेंस बिल्कुल डिक्लाइन हो सकती है।
अब है डिफरेंशियल डायग्नोसिस। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस किसको कहते हैं? जब दो या दो से ज़्यादा डिसऑर्डर्स आपस में ओवरलैप होते हैं तो उन्हें कुछ मुख्तलिफ सिम्टम्स की बेसिस पे हम एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करते हैं ताकि अपनी डायग्नोसिस को अप्रोप्रिएट बना सके, राइट। अब यहाँ पर है कम्युनिकेशन डिसऑर्डर और सिलेक्टिव म्यूटिज्म डिसऑर्डर में क्या फ़र्क है। तो जो कम्युनिकेशन डिसऑर्डर होता है उसमें इंडिविजुअल को चाइल्डहुड टाइम से जो है प्रॉब्लम होता है, ठीक है। इस डिसऑर्डर का ऑनसेट चाइल्डहुड टाइम से होता है और यहाँ पे ये है ही एक तरह का लैंग्वेज डिसऑर्डर, वो नहीं बोल पाता, उसके अल्फाज जो है नहीं निकल रहे होते, अदायगी सही से नहीं हो पाती। जबकि सिलेक्टिव म्यूटिज्म डिसऑर्डर जो है ये 5 साल की उम्र में इसका ऑनसेट होता है और वो नॉर्मली बात कर रहा होता है घर में, लेकिन बाकी तमाम जो स्पेसिफिक सिचुएशन है कुछ उधर नहीं बात कर पाता, ठीक है। अब है न्यूरो डेवलपमेंटल या साइकोटिक डिसऑर्डर और सेलेक्टिव म्यूटिज्म डिसऑर्डर में क्या फ़र्क है। तो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर में या साइकोटिक डिसऑर्डर में बेसिकली होता ये है कि उनके साथ उनके अंदर कैपेसिटी नहीं होती कि सोशली कम्युनिकेट किस तरह करना है। उनके साथ न्यूरो डेवलपमेंटल कुछ इश्यूज़ होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो बात नहीं कर पाते अप्रोप्रिएटली। जबकि सेलेक्टिव म्यूटिज्म में क्या होता है कि उनके अंदर पूरी कैपेसिटी होती है बात करने की, लेकिन वो फिर भी बोलते नहीं हैं, ठीक है, बिल्कुल नहीं बोलते क्योंकि उनके अंदर जो है फ़ियर होता है सोशल एम्बैरेसमेंट का। वरना वो घर में अपने पेरेंट्स के साथ नॉर्मली बातचीत करते हैं, लेकिन स्कूल जाते हैं या फ्रेंड सर्कल में बैठते हैं तो फिर उनसे बात नहीं की जाती, हालांकि उनके अंदर कैपेसिटी होती है बात करने की। सोशल फोबिया और सेलेक्टिव म्यूटिज्म में क्या डिफरेंस है? सोशल फोबिया के अंदर जो है इंसान मुख्तलिफ यानी मल्टीपल सोशल सिचुएशन से अवॉइड करता है और मल्टीपल सोशल सिचुएशन में बोल नहीं पाता, ठीक है, यानी कंप्लीटली सोशल अवॉइडेंस करता है, भाग जाता है, सोशल सिचुएशन से अवॉइड करता है क्योंकि वो उधर बोल नहीं पाता। जबकि सेलेक्टिव म्यूटिज्म में क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस ऐसी होती है जहाँ पर इंडिविजुअल बोल नहीं सकता, ठीक है। तो मल्टीपल और स्पेसिफिक सिचुएशंस का फ़र्क है। सो दैट्स ऑल अबाउट सेलेक्टिव म्यूटिज्म डिसऑर्डर। होप यू ऑल क्लियर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।